नमस्कार, अभिवादन मित्रों। और आजकल इलेक्शन की तैयारी पाकिस्तान में बड़े ज़ोर-शोर से चल रही है। आपको मालूम होगा कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरह से इमरान खान को बाहर किया जाए, मुकाबले में न रखा जाए। जैसे भी हो उनकी पार्टी को साइडलाइन लगाया जाए। इसमें भी कोई कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि ज़मीनी हकीकत यही है कि इमरान खान की जो पार्टी है उनकी सपोर्ट बेस अच्छी तरह से मौजूद है। ये अलग बात है कि कितने लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं या खुलकर नहीं आ पा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के डर के मारे, डंडे के डर के मारे, फौज के डर के मारे, या ये भी बहुत संभव है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो संभव है कि वो बाजी मार ले जाएं, या न भी मार ले जाएं तो कम से कम एक कड़ी टक्कर जरूर दे पाएँ। मगर कल जो घटनाक्रम चला पाकिस्तान में वो कमाल का था, और उसने ये चीज़ दिखाई कि जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट चाहती है उसको ज़मीनी तौर पर अप्लाई करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और कुछ भी के माने कुछ भी, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो ये हुआ कि नॉमिनेशन पेपर्स इनके नहीं सबमिट हो रहे थे, फिर कंप्लेंट्स हुई, हल्ला मचा, कुछ वीडियोस बाहर आए, तो फिर पता लगा कि नहीं, शायद एग्जेजरेशन ज़्यादा है और बहुत मनाही नहीं है। तो आपने क्या देखा कि पीटीआई के बहुत सारे कैंडिडेट्स के पेपर्स जो हैं वो नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट हो गए। उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसमें एक पॉलिसी नज़र आई पीटीआई की आपको कि लगभग 3 से 4 कैंडिडेट्स, एक कैंडिडेट के ऊपर कम से कम 3 से 4 कवरिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो इमरान खान की पार्टी से लाए गए। लेकिन और इससे लगा कि जैसे दे आर कमिंग, पूरी तैयारी से आ रहे हैं वो लोग, ले पीटीआई वाले। मगर और इसके पीछे पूरी एक स्ट्रेटजी है, मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा कि वो 3 से 4 कवरिंग कैंडिडेट्स क्यों लाए जा रहे थे। मगर कल क्या हुआ? कल कमाल ये हुआ कि कल वो दिन था जब स्क्रूटनी होनी थी वो नॉमिनेशन पेपर्स की। और मज़े की बात ये कि आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर जहाँ भी पीटीआई के उनको नॉमिनेशंस मिले, मेजर जितने लोग थे उन सबको उन्होंने बाहर फेंक दिया, और सब बाहर, सब रिजेक्ट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। रिजेक्शन क्यों हो रहे थे इसको लेकर कई थ्योरीज़ हैं। थ्योरीज़ क्या, कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी साफ सामने नज़र आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये लगा कि पार्टी शायद हार जाएगी। उन लोगों ने क्या किया कि पार्टी को मना तो कर नहीं सकते थे, इमरान खान को ये कहकर वो मना नहीं करना चाहते थे, नहीं पार्टी में अपना फ्यूचर ख़राब करना चाहते थे कि हम आपके लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ जो सेकेंडर थे, प्रपोजर या जो सेकेंडर जो होते हैं, जो जो सेकेंड करते हैं आपके नॉमिनेशन को, तो उनको सड़क किनारे दूसरी तरफ, मान लीजिए कि एक एक बीच में सड़क है, आपका जो बनता है इलाका वो यहाँ तक का बनता है जिसके लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, सड़क के दूसरी तरफ दूसरा वाला इलाका है। तो जो सेकंड करने वाला है उसको गली के सामने से ले लिया, सड़क के सामने से ले लिया और उससे सेकंड करवा दिया। तो वो कल रिजेक्ट हुए। जब पूछा गया क्यों रिजेक्शन, तो पता लगा अब ये आपके इलाके का ही नहीं है, क्योंकि जब उसके प्रोविंशियल असेंबली के जो इलेक्शन है उसमें आपके इलाके का होना चाहिए बाद में। तो जब पूछा गया तो कैंडिडेट ने हाथ छोड़ दिया कि अरे साहब मैं क्या करूं, मैंने तो सोचा है मेरे इलाके में आता है इसलिए मैंने इसे सेकंड करवा दिया। लेकिन सच क्या था? सच ये नहीं था। सच ये है कि कैंडिडेट को डर लगता था इमरान खान को ना करने में, उसने पेपर्स इसलिए ले लिए कि भाई ठीक है इनकी भी रह जाए। मगर उसने जानबूझ के गलती की ताकि उसको अपने 20 करोड़ क्यों लगा। कोई भी आप इलेक्शन लगाने जाते हैं आजकल पाकिस्तान में तो नॉर्मल रेट पर मिनिमम आपके लगा लीजिए 10 करोड़ कहीं नहीं गए, लेकिन अगर आप ढंग का एक इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो रफली आपके 20 करोड़ रुपए लग जाते हैं। अब वो 20 करोड़ रुपए कोई पानी में क्यों डालेगा अगर उसे ये मालूम है कि भाई मेरा कोई चांस नहीं है, मैंने हारना ही हारना है। तो भाई इमरान खान की भी आपने लाज रख ली कि आपने उनकी बात मान ली, आपने उनके पेपर ले लिए और अपने आप को यहाँ से साइड लाइन कर लिया। एक हुआ ये, एक तरह के लोग हैं जिनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए। दूसरे दूसरे वो रिजेक्ट हुए जिनके जो आईडीज़ हैं, जिनको नादरा का जो जो आई कार्ड जो इनका होता है, जो इनके आइडेंटिटीज़ हैं वही ब्लॉक कर दिए। नेशनल आइडेंटिटी जिनके कार्ड बनते हैं वो उठा के हमारे जैसे आधार हो गया। तो अगर मान लीजिए कि आधार के बेस पे इलेक्शन लड़ रहा हो और आपका आधार कार्ड ही ब्लॉक हो जाए तो हो गया काम। तो सेम यहाँ पर ये हुआ कि नेशनल आई कार्ड उनके जो थे वो ब्लॉक कर दिए गए। क्यों ब्लॉक कर दिए गए? वो सब 9 मई
9 मई के चक्कर में जो लोग शामिल थे उन सब के आई कार्ड ब्लॉक थे, हेंस उनके नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए गए। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं है तो दैट मीन्स इट्स लाइक आप सिटीजन ही नहीं है इस कंट्री के, तो सीधे सीधे आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट, फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। देन क्या हुआ, एक और किस्म के लोग थे और वो ये थे जिन्होंने अपने ये भी होता है ना पाकिस्तान में आपको कि जो आपके बिल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, चाहे बिजली का है, चाहे पानी का है, चाहे जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ आप यूज़ करते हैं, आपके बिल्स क्लियर होने चाहिए। तो कुछ लोगों के शेख रशीद का मसला था, बिल्स क्लियर नहीं थे, वो रिजेक्ट हो गए। तो ये सिलसिले चलते रहे। फिर क्या हुआ, एक और जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करती है वो ये कि मान लीजिए सेकंड करने वाला एक आदमी है और आपको ये मालूम है कि ये आज आरओ के सामने इसको पेश होना है, तो पता लगा कि आरओ के ऑफिस के बाहर से ही या उसके घर से ही सेकंड करने वाले को उठा लिया गया। यानी कि अब क्या होगा कि जिसने सेकंड किया था या जिसका नॉमिनेशन पेपर था उसके जो अपोजिट पार्टी वाला होगा, मान लीजिए कि पीटीआई का बंदा है जिसका नॉमिनेशन पेपर है और किसी ए ने उसको सेकंड किया हुआ है, तो ये जब यहाँ पर आया आरओ के पास में पेपर आएगा स्क्रूटिनी के लिए, तो जो दूसरी पार्टी का है यानी कि पीएमएलएन का हो, पीपीपी का हो, तो वो आदमी कह देगा कि साहब ये जो सेकंड कर रहा है ये इसके सिग्नेचर ही नहीं है, ये तो फेक सिग्नेचर है। तो आरओ के पास क्या चांस होगा, आरओ वाला कहेगा भाई बुलाओ सेकंड, जिसने सेकंड किया उसको बुलाओ कि वो अपना आईडी कार्ड लेकर आए, सिग्नेचर अपने वेरीफाई कराए हमारे से। सेकंड वाला वो आ नहीं सकता, सेकंड करने वाला क्यों नहीं आ सकता, उसको उठा लिया पीछे से। तो यानी कि यहाँ जो ऑब्जेक्शन उठाया गया वो अपनी जगह जायज़ है, मगर वो जायज़ वो प्रॉम्प्ट किया जा रहा है ना उसको, भाई तुम्हें सवाल पूछो ताकि सेकंड वाले इसको बुलाने की नौबत आए, और वो आ नहीं पाएगा क्योंकि हमने उसको उठा रखा है, तो भाई पेपर रिजेक्ट। तो ये भी एक सिलसिला चला। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह की कल चलती रहीं, जिसके नतीजे में आखिरकार में ये सामने आया कि भाई इनका कुछ नहीं हो सकता। पीटीआई के तमाम इंक्लूडिंग इमरान खान और उनकी बहन पैन जितने गुर्गे थे मुराद सईद और क्या क्या जितने तुर्रम खां थे पीटीआई के, सबके पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए कल। रास्ता क्या खुलता है? रास्ता बड़ा सीधा सा है कि इसके बाद में इनके पास ऑप्शन बचता है ट्राइब्यूनल के पास जाने का, चाहे इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो बनेगा, इलेक्शन ट्राइब्यूनल से इनके पास नेक्स्ट जाने का है हाई कोर्ट का। अलर्ट, हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो आजकल हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो पीटीआई के ऊपर मेहरबान हैं। यानी कि वो जो जस्टिस अब जो पेशावर के जो हाई कोर्ट जज हैं उनके भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीटीआई की टिकट पर लड़ रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि उनके यहाँ जब वो आई बेल एप्लीकेशन, तो 22 केस बने हुए एक आदमी के ऊपर। उसकी जब फाइल यहाँ आई है तो जज साहब ने 1 मिनट में सीधे 22 के 22 केस फिनित। जस्टिस हयात, जस्टिस हयात जी, वो जस्टिस हयात हैं, उन्होंने 1 मिनट के अंदर 22 के 22 केसेस में बेल ख़त्म, जाओ ऐश करो। अच्छा, ये हो गए। अथर मिनल्ला साहब का आपने जजमेंट देखा होगा पीछे जो उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने कमाल का एक फुनगी मारी है। वो फुनगी उन्होंने क्या मारी है, वो कह रहे हैं कि साहब जो आदमी इलेक्शन लड़ रहा है उसकी बेल नेचुरल है। यानी कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपने किसी का मर्डर कर दिया, ऐसी तहसीलदार ने मर्डर कर दिया, आपकी बेल रहेगी। क्यों आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? जो आदमी इलेक्शन लड़ रहा है अकॉर्डिंग टू अथर मिनल्ला उसकी बेल नेचुरल है, बेल को हो जाएगी उसकी आराम से। तो अब एक ये सिलसिला भी खड़ा हो गया है। तो देखना ये होगा कि अब ये जब लोग जाएंगे ट्राइब्यूनल से निकल के, बहुत पॉसिबल है ट्राइब्यूनल पता नहीं क्या फैसला हो, लेकिन ट्राइब्यूनल के मान लीजिए कि रिजेक्शन ही बना रहता है नॉमिनेशन पेपर पे, तो ये लोग नेक्स्ट स्टेज पे हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट जैसे मैंने कहा इनके लिए फेवरेबल माहौल बनाए बैठी हैं, आओ जी आओ पास करें तुमको, तो वो वहाँ क्या होगा कोई नहीं जानता। फिर बात सुप्रीम कोर्ट पर जानी है। और रिमेंबर ये थी कि ये सब कुछ 10 जनवरी तक ख़त्म होना है तमाशा, ये सारे का सारा तमाशा ख़त्म होना है, ताकि फिर सिलसिला आगे इलेक्शन का लास्ट स्टेज चलेगी। तो ये देखिए कि फिर 10 तारीख तक होता क्या है। अच्छा, वो नॉमिनेशन पेपर्स का क्या चल रहा है कि जो इलेक्शन जो 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 उन्होंने 3-4 जो कवरिंग कैंडिडेट डाले थे इमरान खान ने, उनका क्या सीन है। माना यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि इमरान खान ने बाकायदा एक एलेबरेट प्लान बना रखा है, और वो ये कि जो लोग हैं इनके पास सोशल मीडिया का जो हल्ला मचाएंगे, वो तो जाहिर है पाकिस्तान में कोई पार्टी नहीं है जो इमरान खान की तरह का हल्ला मचा पाए वहाँ पर सोशल मीडिया पर। मगर उनका ये कहना है कि ऑन द इलेक्शन डे बहुत सारे लड़के इनके जो यंगस्टर्स हैं वो पीटीआई का झंडा लगाकर और मोटरसाइकिलों पे पूरे इलाकों में अपने घूमेंगे।
ताकि ये एक पब्लिक इंप्रेशन पड़े कि भाई पीटीआई की तो लहर आई हुई है, सब पीटीआई वाले तो दनादन बाहर घूम रहे हैं और सब भीड़ बाहर निकल आई है पीटीआई की, ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। रिमेंबर वन थिंग, एक बात बार बार पाकिस्तान में कही जा रही है कि अगर वोटिंग परसेंटेज लो रहती है तभी नवाज शरीफ का कोई चांस है। लेट्स से 40-45% वोटिंग होती है तो नवाज शरीफ का चांस है। अगर 60+ वोटिंग चली गई, 60% प्लस, तो फिर खतरा है उनके लिए। तो अब सवाल ये है कि इन्होंने, इमरान खान ने जो अपना खेल रचा है वो ये कि इस तरह का इंप्रेशन बनाया जाए, और अगर कहीं इलेक्शन के दिन जो रिजल्ट्स आ रहे हों तो इस सारे तमाशे के बाद में ज़रा भी ये लगे कि अपने खिलाफ बात जा रही है तो ये माहौल बनाना शुरू कर देंगे इस बात का कि हमारे साथ धांधली हुई है। एज़ यूजुअल धांधली लफ्ज़ इमरान खान के साथ बहुत जमता है, तो वो धांधली का जो है शोर मच जाएगा। और चूंकि वो पहले का तमाशा चला रहा होगा मोटरसाइकिल में लेकर और सारी भीड़ चलने का, तो वो सारे का सारा बिलीवेबल लगेगा कि हाँ शायद इमरान की पार्टी ठीक कह रही है कि उसके साथ में धोखा किया गया। तो एक पब्लिक परसेप्शन इस तरह का डेवलप होना शुरू होगा। तो ये सिलसिला चल रहा है। तो अब मगर एक और बात इसमें आप सारे में ध्यान रखिए, जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हेल बेंट नज़र आ रही है वो ये है कि कम वोट में वो पीटीआई को, इमरान खान को कोई जगह देने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है। 9 मई उसका रीज़न हो सकता है, मगर मुझे ये भी लगता है एक्चुअली, जो बात नहीं कोई कहता है, मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट इमरान खान के फेलियर की फ्रस्ट्रेशन भी है कि उन्होंने 20 साल का प्लान बनाया था इस आदमी को लेकर, तो इस आदमी ने 3-3.5 साल के अंदर भुरकुस निकाल दिया सारे के सारे प्लान का उनके। तो कहीं वो फ्रस्ट्रेशन भी, इंस्टीट्यूशनल फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने आ रही है। तीसरी बात एक और कि, और वो जो प्लान बनाया था प्रोजेक्ट इमरान खान वो इतना एलेबरेट था कि इवन जुडिशरी में अपने गुर्गे बिठाए गए थे, मिलिट्री में अपने गुर्गे बिठाए गए थे, हर इंस्टीट्यूशन में अपने गुर्गे बिठाए गए थे, ताकि वो ओवर द टाइम ये सारे के सारे लोग काम आएंगे। अब हुआ क्या, मान लीजिए कि मिलिट्री ने अपने आप को डिपोलिटिसाइज करने का काम कहा, या जो भी कहा कि हम डिपोलिटिसाइज करेंगे अपने आप को, या कि हम अपोलिटिकल हो रहे हैं। तो अपोलिटिकल तो वो हो नहीं पाए, क्यों? अब इस बात को कोई कहेगा तो पीएमएलएन के लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच क्या है, ये जिद किसने की थी? नवाज शरीफ ने जिद की थी ना कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान को आप लोगों ने पैदा किया है, इमरान खान को आपने बनाया है, तो अब आप ही निपटिए इमरान खान से, आप ही इमरान खान को साइडलाइन करिए। पर यार फौज की दरअसल ये ट्रेनिंग का पार्ट तो नहीं है ना। तो पॉलिटिकल काम जो है वो तो पॉलिटिशियंस को ही करने पड़ेंगे, और एक आदमी को अगर आपको पॉलिटिकली ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको पॉलिटिक्स ही करनी पड़ेगी, आपको पॉलिटिकल टूल लड़ाने पड़ेंगे, आपको पब्लिक में जाना पड़ेगा, आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिसके लिए ये भाई लोग तैयार नहीं नजर आ रहे थे। इनफैक्ट अगर आप आज भी देखिए तो इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट वो इन लोगों से कहीं और कहीं आगे हैं। नॉट ओनली दैट, अभी और ये तमाशा अभी आगे आपको और देखने में आएगा। लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे बड़ी बुराई नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है? अगर ये सब होता, हाँ एक और बात जिसको ये कहा जाता है कि डराया जाएगा, हमारे दोस्त मुनीफ फारूक ये बात अक्सर कह रहे हैं टीवी पे और अपनी तमाम रिपोर्टिंग में कि भाई अगर कोई फैसला इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन के दिन भी ऐसा आता नज़र आया जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के अगेंस्ट है, तो ये बहुत पॉसिबल है कि कुछ भी उल जुलूल, कुछ भी गलत, कुछ भी उटपटांग हो जाए। ये वो बात है जो हमारे दोस्त मुनीफ फारूक लगातार कह रहे हैं। मुनीफ फारूक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जियो टीवी से मुतल्लिक हैं, नहीं पहले वो जियो में थे, आपको आपस की बात याद होगा नज़ीम सिटी के साथ क्या करते थे, मगर अब वो शमा में हैं। तो ये उनका बड़ा क्लियर कट मानना है इसका। तो देखना होगा कि उनकी बात कहाँ तक सही होती है, लेकिन मैं ये ज़रूर मानूंगा कि ही इज़ वेल कनेक्टेड और वो किसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर ये बात बोल रहे हैं। तो इस बात को उसी तरह से समझा जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ज़मीनी हकायक छिपे हुए हैं। कल मैं अपने दोस्त हमारे एजाज सैयद साहब से बात कर रहा था और उनसे मैंने पूछा कि एजाज भाई क्या पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं? उन्होंने, कमाल के हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने एक जुमले में, कहते हैं ना सब बड़ी बात जो है ना वो एक छोटे से जुमले में उन्होंने बंद कर दी। और वो क्या है कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं, बस
मतलब फ्री एंड फेयर भूल जाओ, फ्री एंड फेयर गए थे लेने, बस इलेक्शन हो रहे हैं। बट दोस्तों, इससे एक बात और पता लगती है कि अगर सिर्फ इलेक्शन हो रहे हैं तो पहली बात तो उनकी कोई मायने नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और जिस तरह से इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं, दरअसल इसमें क्रेडिबिलिटी इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी। इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ बचा है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, एक और जो इससे बुरा सिग्नल मिल रहा है वो ये कि ये फ्यूचर की तरफ इशारा क्या कर रहा है। एक ऐसे वक्त में जब आप अगले महीने 2 महीने में इलेक्शन करवाने की बात सोच रहे हैं 8 फरवरी को, तो उसी वक्त आपके यहाँ एक बलोच डेमोस्ट्रेशन चल रहा है कॉन्स्टेंटली इस्लामाबाद में। टीटीपी आपके सिर पे नाच रही है। अफगानिस्तान से आपके रिलेशन ख़राब होते चले जा रहे हैं। आर्मी चीफ 10 दिन का दौरा मारकर आ गए अमेरिका में, घास नहीं डाली किसी ने। मुलाकातें, फोटो ऑप्स, एंड ऑफ इट, फिर नहीं तो ना कोई डील है, ना कोई ऑफर है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। खित्ते में कोई लड़ाई नहीं चल रही है तो पाकिस्तानी फौज का कोई इस्तेमाल भी नहीं कर सकता अमेरिका, तो कोई बहाना भी नहीं कि क्या करके इनको दे कुछ भी। तो ये वो चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं। ऐसे में पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर कंट्रोल किया जाना है तो दो चीज़ें क्या बनती हैं, एक कि रिजल्ट वो आए जो फौज चाहती है, और दूसरा ये कि जो करंट सेटअप है ये चलता रहे। करंट सेटअप के साथ मुश्किल क्या आ रही है, आईएमएफ की जो तीसरी किश्त आनी है वो आईएमएफ ने कहा कि वो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट को देंगे। अब वो एक और मुद्दा है, उसमें कौन कितना राजी होगा, कैसे आईएमएफ को मनाया जाएगा या नहीं मनाया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन प्रोबेबली ये बात जो जो शायद कहीं दिमाग में चल रही हो एस्टेब्लिशमेंट के कि भाई अगर फेयर इलेक्शन, सो कॉल्ड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के चलते नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ जाती है जिसको चाहते हैं, तो बल्ले बल्ले चलेगा काम। मगर अदरवाइज़ क्या होगा, तो अदरवाइज़ दोस्तों सारा मामला गड़बड़ है। पहली बात, इलेक्शन में आखिरी मिनट पे कहीं ना कहीं कोई आरटीएस फेल करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा। और अदरवाइज़ एक और पॉसिबिलिटी बनती है, और पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि कोई ठुक जाए, कोई कोई मौलाना साहब तो कोई और जो रास्ते का कांटा भी हो और एक साथ निबट जाए। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर इलेक्शन टालने हुए तो किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का कड़क हो जाए, सो यू नो व्हाट आई मीन। ये पाकिस्तान के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, और दिस सीम्स टू बी प्लाउजिबल इन द करंट सिनेरियो जहाँ पर चीज़ें उनके मुताबिक नहीं चल रही हैं। जुडिशरी, देखिए जुडिशरी और मिलिट्री जिसके लिए मैंने आपको कहा कि ये आमने सामने आ रहे हैं, वो क्या गेम हो रहा है। आप ये देखें कि अब तक जुडिशरी हिस्टोरिकली मिलिट्री का टूल बनती रही है, मिलिट्री के हाथ का खिलौना बनती रही है। हमेशा जुडिशरी ने वो किया है जो पाकिस्तान की मिलिट्री चाहती थी, और वो वैलिडेट करने के लिए बेसिकली जो कुछ भी मिलिट्री ने किया उसको वैलिडेट करने का तरीका ये था कि आप उससे कोर्ट से हामी भरवा लें, एंड कोर्ट्स, जुडिशरी पाकिस्तान की वाज ऑलवेज विलिंग टू डू दैट। दे हैव डन दैट। राइट नाउ इट सीम्स एज इफ जुडिशरी इज बिकमिंग अ स्टेक होल्डर। जुडिशरी कहीं इस सारे पावर गेम में अपना हिस्सा अलग कर रही है, या कि वो इस सारे की स्टेक होल्डर बनना चाह रही है, या कि वो ये कह रही है कि भाई हमारे बल पे अगर आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं तो हम खुद ही क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते। ये भी पॉसिबिलिटी है ना, तो यू नेवर नो किसके दिमाग में क्या चल रहा हो। तो ये वो है जो तनातनी इस वक्त चल रही है। इस जुडिशरी इस लड़ाई में जीतेगा कौन, तो ये लड़ाई दरअसल दोस्तों दिए और तूफान की है। टिमटिमा बहुत देर से जाया जाता है, आखिरकार में बुझेगा। तो जुडिशरी देखिए और मिलिट्री की कोई जंग आपस की हो नहीं सकती, क्योंकि जिसके हाथ में ताकत है ब्रूटल वही होता है, विनर वही होता है, दबाता वही है, ऑपरेसर वही होता है। दैट इज़ हाउ इट इज़। तो उसमें दे आर नो चॉइसेस कि कौन कौन जीतेगा उस लड़ाई में या कौन नहीं, तो ये क्लियर है ना। मगर राइट नाउ ये लड़ाई आमने सामने की हो रही है, आपके सामने नज़र आ रहा है। जिस तरह की रिलीफ मिल रही है पीटीआई को, वो सब बड़ी नॉर्मल नहीं है। आपको अगर प्रेसिडेंट्स देखने हों तो आप पाएंगे कि वो देखिए जो करंट चेयरमैन है पीटीआई के, गौहर खान साहब, उनको जिस तरह से कल कोर्ट ने इजाज़त दी कि आप जाकर फॉर्मर
चेयरमैन पीटीआई से जेल के अंदर मुलाकात करके कैंडिडेट्स के बारे में फैसले कर सकते हैं। आप जरा कल्पना कीजिए, जब नवाज शरीफ को निकाला गया था पावर से और नवाज शरीफ जो को ताहयात चेयरमैन या हेड मान लिया गया था पार्टी का, तो वो बैठे हुए थे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने बाकायदा जजमेंट दी थी कि नहीं, ये आदमी कन्विक्टेड है हमारे यहाँ से, ही कैन नॉट हेड अ पोलिटिकल पार्टी। फाइटिंग इलेक्शन इज समथिंग एल्स। चुनाव लड़ना एक दूर की बात है। वो कहते हैं ये पार्टी का हेड भी नहीं बन सकता, सिंबॉलिकली भी हेड नहीं हो सकता है। दैट इज हाउ इट वाज। बट इन दिस केस अ रिटायर्ड a former chairman who is actually a convict serving jail term, उसको जेल के अंदर भेज के उसे मुज़ाकरात कराए जा रहे हैं, कंसल्टेशन कराई जा रही हैं, और ये सब फैसिलिटेट कौन कर रहा है? कोर्ट्स। तो द फैसिनेटिंग थिंग्स, वेरी फैसिनेटिंग सिनेरियो डेवलपिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। इसके नतीजे क्या निकलेंगे जाहिर है अब आने वाला महीना जो है एक, उसमें बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। एंड प्रोबेबली मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि आने वाला वक्त जो पाकिस्तान का है वो भी आपके सामने खुलता नज़र आएगा। याद रहे 24 बिलियन यूएस डॉलर की ज़रूरत है पाकिस्तान को अप्रैल के आखिर में। राइट नाउ पाकिस्तान के पास है क्या? 8 बिलियन। रियायत कहाँ से मिल सकती है? चाइना से। कितनी मैं नहीं जानता। चाइना की अपनी हालत क्या है? ख़राब है, वो भी आप जानते हैं, उनकी अपनी इकोनॉमी डावाडोल है। सऊदी अरेबिया से कोई इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं आई है, यूएई से नहीं आई है। यूएई की शर्त लगी हुई है पहले से इंडिया से रिलेशन ठीक करो फिर पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी। सऊदी अरब 20%, याद है मैंने को बताया ना, 20% शेयर चाहिए उसको माइनिंग में, तो वो एक अलग किस्सा है। वो 20% कहाँ से आएंगे कोई जानता ही नहीं है। सरकार की तरफ से आएंगे, बलूचिस्तान से निकाले जाएंगे, कहाँ से कोई नहीं जानता। कैनेडियन कंपनी जो है वो अपना शेयर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सऊदीज़ कहते हैं पहले यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी फिर कहीं और होगी, ग्वादर का जो रिफाइनरी है वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले यहाँ होगी। तो और अगर हफीज़ पाशा जो कि हफीज़ पाशा साहब जो कि बड़े इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनकी बात पर अगर आप जाएँ तो वो ये कहते हैं कि अगले महीने से आप जो इनकी रेमिटेंसेज आती हैं, फॉरेन रेमिटेंसेज जो आती हैं, वो और ज़्यादा सूखती जाएंगी। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे, रेमिटेंसेज सूखती जाएंगी, तो बचा क्या? झुंझुना। इकोनॉमी कहाँ से चलेगी? तो दोस्तों आने वाला वक्त बहुत गंभीर नज़र आ रहा है पाकिस्तान के लिए। मैं बड़े मोहतात किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बहुत सीरियस किस्म की चैलेंजेस हैं इस समय जो इनके सामने नज़र आ रहे हैं। मिलिट्री इसको कैसे डील करेगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन डील करने के लिए और है ही कौन? बाकी सब की तो अपनी ही लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनके तो अपने ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसी का कुछ भी स्टेक पाकिस्तान में है नहीं। हर एक की अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बाहर हैं, तो धंधे अपने बाहर हैं, तो मेजॉरिटी पीटीआई के जो लीडर्स इस समय हैं वो सब छिपे हुए हैं। वो कहाँ हैं? योर गेस इज एज गुड एज माइन। तो ये सिनेरियो है जो इस समय बचा हुआ है, जिसके बीच में सेंटर में इस समय जो कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है वो मिलिट्री और जुडिशरी का है। निकलेगा क्या वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे, उस पर बात करेंगे, बहस करेंगे। आप अपने विचार जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट्स में, अपनी बात कहीं रखिएगा और हम अपनी बहस इसी पर जारी रखेंगे। बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।